हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यह साइंस का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का पहला चैप्टर और साइंस का 10वां चैप्टर है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है, यह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के बीच में अपार वस्तु आ जाए तो वहाँ छाया का निर्माण होता है। जैसे अपार वस्तु वो होती है जिससे प्रकाश पार नहीं होता है। जैसे आप हो तो आप अगर सूर्य के प्रकाश के बीच में आ जाते हो तो आपको नीचे, आपके नीचे जो होती है वो आपको अपनी छाया दिखाई देती है। तो प्रकाश बिना माध्यम का चलता है। जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी चलता है। निर्वात यानी अंतरिक्ष, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता तो प्रकाश वहाँ पर भी चलता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है। जैसे शीशा हुआ तो उससे होकर वो प्रकाश गुजर जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश को किसी तीक्ष्ण वस्तु के किनारे से मोड़ने पर विवर्तन की घटना कहलाती है। जो प्रकाश होता है, जैसे ब्लेड है ना, तो ब्लेड एक तीक्ष्ण वस्तु है। अगर हम वहाँ से मोड़ेंगे तो प्रकाश है वो मुड़ जाएगा और उस घटना को हम विवर्तन घटना कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो जो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे शीशा है तो वहाँ से जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गमन करेगा। तो जो प्रकाश का पथ है वो एक जो किरण है वो एक साथ चलेगी तो जो प्रकाश होता है वो पुंज कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो हम पहले तीसरा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो समांतर, ये समांतर होती हैं यानी ये सीधी चलती हैं। और पहला है अपसारी, ये जो होती हैं अभिसारी हो जाती है। जो ये होती हैं ये परिवर्तित हो जाती हैं एक जगह। और अपसारी ये फैल जाती हैं, ये प्रकाश किरणें जो होती हैं ये फैल जाती हैं। तो हमारा आगे है प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में सबसे तेज होती है क्योंकि वहाँ पर वो विरल होता है जिसके कारण वहाँ पर वो जो प्रकाश की चाल होती है वो तेज होती है। प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलता है, और अदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक अथवा छिद्र पर मुड़ती है तो छिद्र के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था और ये यहीं पर है। जब देखो आपको लिखा है वो किसी किनारों पर मुड़ती है, जो नुकीली चीज़ होती है, तो वहाँ से प्रकाश का जो होता है विवर्तन होता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, विवर्तन से पता चला है। और प्रकाश का पदार्थ के साथ अन्योन अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश कण के रूप में चलता है, अन्योन क्रिया से पता चला है। तो जो अन्योन क्रिया, जैसे मैं आपको अन्योन क्रिया बता दूं, जैसे AgCl होती है, अगर हम उसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी अभिक्रिया होती है, तो उसे हम अन्योन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा आगे है प्रकाश को किसी सतह पर आने और टकरा कर वापस चले जाने का जो होता है, चला जाना, वो प्रकाश परिवर्तन कहलाता है। इसकी मदद से देखते हैं। तो जो प्रकाश परिवर्तन होता है ना, परावर्तन, तो जैसे कि कोई सतह है, प्रकाश वहाँ से आई और वहाँ से टकरा के वो वापस चली गई। जैसे आप कभी शीशे को सूर्य के प्रकाश जिधर आती है, जहाँ सूर्य होता है, वहाँ पर आप शीशे को करिएगा तो देखिएगा आप कि जो सूर्य की किरण है वो आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। तो हम आइए परावर्तन के
कुछ जो नियम होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रकाश का नामांकित चित्र है। तो प्रकाश जो देखो ये नीचे परावर्तक सतह है और आपतित किरण यानी इधर से किरण आई और परावर्तित किरण इधर से किरण निकल गई और बीच में जो लाइन है वो अभिलंब होता है। तो जो आपतित किरण से बना कोण होता है उसे हम आई से दर्शाते हैं और उसे आपतन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं और वो परावर्तित किरण से बनता है। तो जो मुख्य रंग होते हैं वो 7 होते हैं, जैसे आपको रेनबो में दिखता है। तो पहला लाल, दूसरा भूरा, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा आसमानी, छठा नीला, सातवां बैंगनी। तो जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो उस घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने परावर्तन का वो नामांकित चित्र है, आप उसे देखिए। तो जो अपवर्तन है, किरण है, वो आई और सतह से टकराकर दोबारा वापस चली गई, तो वो हमारा परावर्तन का घटना कहलाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा आगे है प्रकाश किरण का एक विशेष दिशा में लौटना नियमित परावर्तन कहलाता है। तो जो प्रकाश किरण होती है वो एक, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लाइक तो बनता है वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाता हूँ। तो हमारा आगे है प्रकाश किरण का अनेक विशेष दिशा में लौटना अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो जो प्रकाश किरण आती है वो परावर्तक तल से टकराकर कहीं और किसी और एंगल से जाती है, तो वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी अन्य बिंदु पर मिलती है, परिवर्तित होती है, तो वह वस्तु वहाँ पर न हो परंतु दिखाई देने लगी यह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब, जैसे आप कभी आईने के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं आपका आईने में प्रतिबिंब बना होता है। तो क्या आईने के अंदर आप सचमुच खड़े होते हैं, लेकिन आप वहाँ आईने के अंदर सचमुच नहीं होते हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बन रहा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यह उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह सीधा बनेगा। तो जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और सीधा आभासी होगा तो सीधा होगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हमारा आगे चैप्टर है, तो हमारा आगे चैप्टर है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है और यह आभासी तथा सीधा होता है, क्योंकि जो वस्तु होती है वो प्रतिबिंब के अंदर जो वो होता है, प्रतिबिंब आपका होता है वो शीशे के अंदर वो आभासी होता है, यानी वो सीधा होता है। आपको वो देखने में सीधा लगता है तो वो आभासी होता है। तो वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। तो जब हम दर्पण के सामने अपना दायां हाथ ऊपर करते हैं तो दर्पण में बायां हाथ ऊपर होता है, इसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो आपने कभी भी दर्पण के सामने आप खड़े होइएगा और आप चाहे आप अपने बाएं पैर में गति करेंगे तो दर्पण में दाएं पैर में गति होगी, अगर आप दाएं पैर में गति करेंगे तो दर्पण में बाएं पैर में गति होगी, और आप दाएं हाथ में गति करेंगे तो दर्पण में बाएं हाथ में गति होगी, और आप दर्पण में बाएं हाथ में गति करेंगे तो दाएं हाथ में गति होगी। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा 2। अगर हमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब मतलब निकालना है तो हमें वस्तु की ऊंचाई, यानी जितना वस्तु की ऊंचाई दे रखी हो उसे हमें 2 से भाग कर देना है। जैसे वस्तु की माना ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का पूरा जो होता है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब होगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आगे है ऐसी सतह जो अपारदर्शी, चिकनी और चमकीली हो दर्पण कहलाती है। जैसे आप देखते हैं तो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो वह एक अपार होता है, यानी दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी दर्पण, एक अपारदर्शी दर्पण। तो जो चश्मा होता है, जो चश्मा का शीशा होता है वो पारदर्शी होता है, और जिसमें आप आईना होता है जिसमें आप देखते हो अपने आप को, खुद को, वो हमारा अपारदर्शी होता है। तो हम उसे पीछे की साइड
उसे हम पेंट कर देते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश होता है वो पार नहीं हो पाता है और वो अपारदर्शी दर्पण बन जाता है। तो हम आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आगे है, तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप कभी रेड लाइट में देखे होंगे तो वहाँ पर गोलीय दर्पण होते हैं। तो रेड लाइट में जो लगे दर्पण होते हैं वो अवतल होते हैं, और आप कार का जो साइड वाला शीशा होता है आप उसे देखिएगा तो वो उत्तल होता है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसे परावर्तक सतह का माध्य भाग बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। यह प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। तो आपने देखा होगा, तो जो दर्पण होता है वो आगे की साइड से उभरा होता है, यानी आगे की साइड। जैसे आप चम्मच का उदाहरण ले लीजिए, तो चम्मच को आप उल्टा पकड़ के देखिएगा तो चम्मच आगे की साइड से उभरा होगा। और अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें परावर्तक सतह किसी मध्य भाग अंदर की ओर दबी हुई होती है। इसे अभिसारी केंद्र दर्पण कहते हैं। यह बिंदु पर केंद्रित कर देने का कार्य करता है। तो आप चम्मच को जब सीधा पकड़ते हैं तो चम्मच अंदर की तरफ धंसा होता है, यानी दबा होता है, तो वो अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा आगे है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। मैं आपको इसका चित्र आगे दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले दर्पण का भाग होता है उसे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप अगर एक वीडियो पर लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें फिर पता लगता है कि आपको ऐसी अनेक वीडियो की ज़रूरत है। तो हम आपके लिए ऐसी अनेक वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और साइड में नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, उसे ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारा आगे है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मैं इसका जो चित्र है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस को F से दर्शाते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। तो R बराबर 2F, तो F बराबर R/2 होता है। तो R जो होती है वो वृत्त जो लेंस होता है उसकी त्रिज्या होती है, यानी C से P की दूरी R कहलाती है, यानी त्रिज्या कहलाती है। तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं, यानी मुख्य फोकस से गुजरती हैं। देखो, तो जो ध्रुव होता है उसे हम P से दर्शाते हैं। मैंने आपको पहले यहाँ दिखा रखा है, हमने उसे P से दर्शा रखा है। देखो, ये मुख्य जो होता है ये ध्रुव होता है, और ये केंद्र होता है, और ये फोकस होता है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी R कहलाती है, और R बराबर 2F, यानी जो ये होती है ये इसकी दूरी R की आधी होती है। तो F बराबर R/2। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो देखो, और जो ये होता है ना, ये हमारी होती है, ये अक्ष होता है, यानी ये मुख्य अक्ष होता है जो इसको मिलाने का कार्य करता है। तो देखो, इसके जो समांतर किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम है। तो इसके 4 नियम होते हैं, जो मैंने आपको एक नियम बता दिया। आइए हम 4 नियम आगे के नियम पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नियम है, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। परावर्तन
के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये वाला पहले के उल्टा होता है। जब किरण यहाँ से निकलती है तो ये मुख्य अक्ष जो होता है इसके समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती हैं। तो ये वक्रता केंद्र है जिसे हम C से दर्शाते हैं। अगर वस्तु की जो प्रकाश है किरण है वो अगर यहीं से आएगी तो वो इसी पथ पे दोबारा लौट जाएगी, यानी परावर्तन के पश्चात। तो हमारा जो चौथा नियम है वो है हमारा वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती हैं वो प्रकाश किरणें सममित रूप से अर्थात उसी जिस कोण पर आती हैं उसी कोण पर लौट जाती हैं। तो देखो यहाँ से जो ये P है ध्रुव है, मुख्य ध्रुव है, तो यहाँ से देखो ये आई किरण इस एंगल से आई यानी और इसी एंगल से निकल गई। अगर मान लो किरण 20 डिग्री एंगल से आती है तो वो 20 डिग्री एंगल से ही जाएगी। अगर 30 डिग्री एंगल से आती है तो 30 डिग्री ही एंगल से जाएगी। तो हम आगे अपनी अगली वीडियो में यानी अपने अगले पार्ट में आपको उत्तल लेंस के बारे में पढ़ाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जानकारियाँ देंगे। तो बने रहिएगा और जो मेरी वीडियो आगे आएगी इसका पार्ट 2 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कल मैं उसे अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, आप उस वीडियो को देख सकें और उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं आप उसे नोट कर सकें जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो लाता हूँ। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।